नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम चर्चा करने वाले हैं ग्वालियर जिले के पर्यटन स्थल और ग्वालियर जिले का संगीत घराना। जी हाँ, ग्वालियर का संगीत घराना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि संगीत घराने से एमपीपीएससी में हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत अधिक पूछे गए हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश में ग्वालियर का संगीत घराना। संगीत घराने के इतिहास के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय इतिहास में क्या महत्व रखता है ग्वालियर का संगीत घराना, इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपने अगर पहला लेक्चर मिस किया है ग्वालियर का, जहाँ पर अबुल फजल के मकबरे के बारे में समझाया, अन्य पर्यटन स्थलों की जानकारी भी वहां पर दी, इतिहास से जुड़े हुए ऐतिहासिक धरोहर के बारे में भी आपको वहां पर पढ़ने को मिला है। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो आप जरूर जाकर पढ़ें। इस तरह का जो वेरीफाइड कंटेंट है वह आपको 1 फरवरी से और मिलेगा, यानी कि आप जो जितना पढ़ पा रहे हैं इससे कहीं अधिक कंटेंट आपको आगे आने वाली क्लासेस में मिलता रहेगा। चलिए आप आगे चर्चा करते हैं। अबुल फजल के बारे में समझा दिया था, बता दिया था किस तरह से वीर सिंह बुंदेला ने उनकी हत्या कर दी थी। अब चर्चा करते हैं ग्वालियर के संगीत घराने की। देखिए दोस्तों, औरंगजेब भारतीय इतिहास में एक ऐसा शासक रहा जो संगीत से घृणा करता था। ठीक है, अब जरूर याद रखिए भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा शासक था जो संगीत से घृणा करता था। तो इसमें जो थे औरंगजेब ने बहुत अधिक क्षति पहुंचाई हिंदुस्तान के संगीत को। पर यह ठीक कब किसके शासनकाल में फिर से सुव्यवस्थित होता है, तो दिल्ली के जो शासक थे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर। ध्यान दें 1719 और 1748 का मोहम्मद शाह रंगीला का जो समय काल था, उस दरमियान यहां पर ध्रुपद शैली के साथ और अन्य शैलियों का जन्म हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्वालियर का इतिहास भी अगर हम देखें तो मोहम्मद शाह रंगीला के साथ जुड़ा हुआ है। तो भारतीय संगीत को बड़ी क्षति होने से फिर किसी ने बचाया था तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला, नहीं तो औरंगजेब ने तो पूरी तरह से यहाँ पर फिनिश कर दिया था। चलिए, आप एक से बढ़कर एक डिटेल जो है या एक से बढ़कर एक फैक्ट आपकी भाषा में कहे तो गलत नहीं होगा, वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाली है। ऐसा कंटेंट जो कहीं नहीं मिलता आपको। तानसेन के दामाद कौन थे या उनके दामाद के नाम से कौन सी संगीत परंपरा ग्वालियर घराने से चली, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो तानसेन थे, तानसेन के जो दामाद थे, दामाद मिश्री सिंह था। मिश्री सिंह के नाम से ग्वालियर में मिश्री सिंह संगीत परंपरा का चलन हुआ। तो यह आप बहुत अच्छे से याद रखें। इसके बाद गयासुद्दीन हैदर जो लखनऊ के जमाने में ध्रुपद गायन में निपुणता रखने वाले भारतीय संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक थे, उनके नाम से भी ग्वालियर शैली का जन्म होता है। आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जो ग्वालियर है या ग्वालियर घराने के जो शासक रहे हैं, कौन से सिंधिया शासक ने ग्वालियर में संगीत घराने को संरक्षण प्रदान किया था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सब कुछ इसी लेक्चर के अंदर। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो एक संक्षिप्त डिटेल ये है कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय अणु अनुसंधान कहां पर कार्यरत है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप सही से आंसर कर सके। देखिए दोस्तों, केंद्रीय अणु अनुसंधान जो है वो कहीं और नहीं है, ग्वालियर में है। क्या याद रखोगे? ग्वालियर में बनाया गया है ये। इसके अलावा स्थापना की अगर हम बात कर लें तो 1981 में ये मुरैना में संचालित होता था और मुरैना से स्थानांतरित करके इसको ग्वालियर शिफ्ट कर दिया गया है। कहां शिफ्ट कर दिया? ग्वालियर। तो ग्वालियर कब शिफ्ट हुआ या ग्वालियर के पहले कहां था, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। आप यहां पर पूरे देश भर के आलू के बीज के 50 से अधिक प्रजातियों को यहां पर तैयार किया जा चुका है। अब प्रजातियां कौन सी है वो प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए प्रजातियों के नाम भी आप समझ लीजिए। कुपरी चंद्रमुखी आलू, क्या याद रखोगे? कुपरी चंद्रमुखी, कुपरी ज्योति, कुपरी सिंदूरी, कुपरी चिप्सोना। जो चिप्स वगैरह बनती है आप मार्केट में लेकर खरीद के लाते हैं 5 रुपए की, या रेलवे प्लेटफॉर्म जो होता है वहां पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, स्टोर पे उपलब्ध हो जाती है जो किराना की होती है वहां पर। वो कॉपी किताब वाले स्टोर की बात नहीं कर रहा मैं। तो चिप्स बड़े उपास में काम आने वाली चीज है। तो
ये कुपरी चिप्स सोना जो आलू होता है उसका प्रयोग किया जाता है चिप्स के लिए। ऐसे इसके बहुत सारी 50 से ज्यादा वेराइटियां हैं। अब इसके इतिहास पे भी चर्चा कर लेनी चाहिए लगे हाथ। प्रश्न हो जाए कि भारत में आलू की खेती की शुरुआत कहां से हुई, तो कुपरी जो नाम दिया गया ये हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है, वहां से 5000 साल पहले। देखिए ध्यान दे दोस्तों, है ना, हम सिंधु सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। आप बहुत अच्छे से ध्यान दे, आलू, ठीक, आलू को समझिए, समोसे वाला आलू है ये। तो 5000 साल पहले से ही कुपरी में इसकी खेती होती रही है, जो हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र था, वहां से इसका नामकरण निकल कर आता है। आप प्रश्न ये भी है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आलू का उत्पादन कहां पर होता है या कौन सा जिला करता है, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं, पेपर सेटर होते हैं, वो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के लिए खड़े करते हैं। चलिए, आपने तो ये पढ़ लिया कि आलू अनुसंधान कहाँ है, तो ग्वालियर में सर। पर प्रश्न ये है कि कौन से जिले में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आपको पता होना चाहिए, कोई और जिला नहीं है, इंदौर मालवा। क्या याद रखोगे, इंदौर मालवा जो है वो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश का। तो ये बहुत अच्छे से आप याद रखें। तो चलिए, ये आलू वाला हो गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। कचौरी आलू बड़े बाद में देखते रहेंगे, अभी आगे बढ़ते रहो। चलो, आप चर्चा करते हैं मोहम्मद गौस की। मोहम्मद गौस, जिसको आप हम कह सकते हैं कि एक संत बाबा, फकीर संत बाबा के नाम से ये जाने जाते थे, सूफी फकीर समझे जाते थे। मुगल काल का इनका प्रारंभिक काल है और ये अकबर के समय से जाने जाते रहे हैं। जी हाँ, मोहम्मद गौस का जो समय काल है वह अकबर के समकालीन रहा है। आप 1606 में मोहम्मद गौस का यहाँ पर मकबरा बनाया गया था, अकबर ने ही बनवाया। आप बोलेंगे कि सर 1605 में तो अकबर की डेथ हो गई। अरे भैया, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के पूर्व ही उसने यहाँ पर इसका अनुदान दे दिया था ग्वालियर में कि इनका जब मकबरा बनेगा तो वो हमारे राजकोष से बनेगा। ठीक है, तो जो बखूबी जहांगीर भी पैसा देता रहता है जब राजगद्दी संभालता है उसके बाद। तो ये तो हो गया, अब बड़े तुलना वाला बड़ा आलीशान मकबरा बना दिया। चलो, अच्छी बात है, इनके बारे में और बहुत अच्छे से हम चर्चा करेंगे। आगे आप समझेंगे यहाँ पर कि मकबरे के बीच में एक विशाल गुंबद है। देखो, ये वाला गुंबद आपको दिखाई दे रहा हो, कभी जाओ ग्वालियर तो जरूर जाना, है ना। और यहाँ पर नीचे उनकी कब्र है। कब्र कहाँ है, ये अंदर की ओर, जो गुंबद है उसके जस्ट नीचे कब्र है यहाँ पर। और यहाँ पर ये मन्नत मांगी जाती है, धागा बांधकर जो भी मन्नत मांगी जाती है पूरी हो जाती है। तो फिर लोग बड़ी श्रद्धा आस्था भाव के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है मोहम्मद गौस का मकबरा, वहां पर जाते हैं, सिर बाबा के दरबार में टेकते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब जो विशेषता है इस मकबरे की, जो आपको काफी किताब तो वैसे भी मिल भी नहीं रहा होगा और विकिपीडिया आपका साथ दे नहीं रहा होगा, तो चलिए अभी विकिपीडिया को दूर हटा दीजिए, काफी किताबों को भी थोड़ी देर के लिए दूर रख दीजिए और ओनली पीसीएस के साथ चिपक जाइए। चिपकने का मतलब ये हुआ कि हमारे साथ पढ़ते रहिए। चलिए, अब मैं बताता हूं कि इसकी जो संरचना है किसके आधार पर है, अगर एमपीपीएससी में प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए तो चलिए पूछने दीजिए। तो मकबरे में फतेहपुर सिकरी जो है, फतेहपुर सिकरी में जो खूबसूरत जाली का काम किया गया है, सेम वही का वही पैटर्न यहाँ पर मोहम्मद साहब गौस के मकबरे में अपनाया गया है। क्या याद रखोगे, सेम वही का वही पैटर्न मोहम्मद गौस के मकबरे में अपनाया गया। साहब इसलिए लगाया जाता है, याद रखिएगा, मुस्लिम संत जो भी होते हैं, जो फकीर बाबा होते हैं, उनके साथ साहब शब्द का बिल्कुल प्रयोग किया जाता है। तो ये इंटरव्यू में काम आएगा जब पूछ लिया जाए कि कैसे होता है, क्या होता है, चलो बताइए, तो आप बता सकते हैं। आप कौन थे मोहम्मद गौस? देखिए, मोहम्मद गौस ने ही आमंत्रित किया था बाबर को ग्वालियर। तब यह एक सैनिक हुआ करते थे, अफगान सैनिक थे यह, पर बाद में हृदय परिवर्तन हुआ मोहम्मद गौस साहब का और उन्होंने एक अच्छा रास्ता चुना और वह संत फकीर बने। तो ये थे मोहम्मद गौस। आप महत्वपूर्ण ये है, आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए या मैं पूछ लूं अभी आपसे कि मोहम्मद गौस का वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम क्या था, जो आज तक आपको नहीं पता चल पा रहा है।
आप सोचेंगे सर ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो हम क्या आंसर करेंगे। तो मैं ये कहूंगा आपको कि ऐसा कंटेंट पाने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मोहम्मद गौस का वास्तविक नाम जो है 1 फरवरी को उजागर किया जाएगा, जब भरपूर कंटेंट की मात्रा में आप ग्वालियर जिले को पढ़ पाएंगे। अभी भी जो कंटेंट आपको डिलीवर किया गया है वो 100 में से अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मात्र आप 35% पढ़ पा रहे हैं। अब सोचिए कि कितना 65% का जो कंटेंट है वो कितना डिटेल में होगा और कितना हाई कंटेंट होगा। तो चलिए, मोहम्मद गौस साहब का मकबरा हो गया। अब संगीत घराने की परंपरा को और आगे बढ़ाते हैं और यहां पर पढ़ते हैं तानसेन। तानसेन का इतिहास जो है बड़ा समृद्धशाली रहा है। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, तानसेन का जन्म जो है वो 1506 में हुआ। कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक है, सभी को पता है। कहां हुआ? तो बेहट गांव में हुआ। बेहट जो ग्वालियर के पास में पड़ता है, राइट। पिता का नाम क्या था? तो मकरंद पांडे था। अब इनके बचपन का नाम क्या? तो रामूतनु मिश्र था। अब ये रामूतनु मिश्र जो था, तो पांडे और मिश्र के सरनेम का बड़ा कॉन्सेप्ट लोगों ने बना लिया। क्या रे, इनके पिता पांडे, ये मिश्र कैसे हो गए? सरनेम चेंज कर ली क्या? तो सरनेम वरनेम कुछ चेंज नहीं किया, नाम ही ऐसा था भाई साहब, हम रामूतनु मिश्र। ठीक है, ये पूरा नाम ही इनका ऐसा चलता था। फिर आप क्यों पढ़ते हो एक और की रामूतनु मिश्र पांडे, तो पांडे क्यों लिखते हो? फिर मिश्र ही लिख लीजिए ना। तो रामूतनु मिश्र क्या है? पूरा का पूरा एक नाम है इनका। ठीक है, इनकी गायन शैली की वजह से ये अपने गांव बेहट में जो है बड़े प्रसिद्ध हुए सबसे शुरुआत में, तो है ना। तानसेन यार बहुत अच्छा गाते हो तुम, ऐसे करके इनकी चर्चाएं फैलने लगी। ये थी सामान्य जानकारी। चलो आप डिटेल की ओर बढ़ते हैं, बेहट से कहीं आगे और निकलते हैं और तानसेन के इतिहास को पढ़ते हैं। बेहट जन्म स्थान। अगर आपसे प्रश्न दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि चलिए आप तो ये बताइए कि तानसेन की साधना स्थली कहां है, फिर आप क्या आंसर करेंगे? प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि तानसेन की साधना स्थली कहां है, साधना जहां पर उन्होंने साधना की, जिस अवस्था में ये संगीत सुना रहे हैं, है ना, साधना रत रहे हैं तानसेन, तो तानसेन की साधना स्थली कहां है? तो आप आंसर करेंगे सर सीधी सी बात है कि ग्वालियर ही साधना स्थली रहा होगा, है ना। आपके मन में यही ख्याल है, यही प्रश्न उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। चलिए, ये उमड़ते हुए प्रश्नों को थोड़ा अपन विराम दे देते हैं और इनकी साधना स्थली का भी अनुसंधान कर लेते हैं, यानी कि मैं बता देता हूं आपको। देखिए, अनुसंधान जो है दोस्तों, सॉरी अनुसंधान नहीं, मतलब साधना स्थली कहां है, तो साधना स्थली तानसेन जी की जो है वह कहीं और नहीं है, बड़ा सिंपल है, बड़ा अच्छा है, इटावा। अब ये इटावा एक उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वाला इटावा नहीं जाना है, यूपी में नहीं जाना है आपको। ये इटावा जो है ये सतना में पड़ता है। तो सतना जिले का इटावा जो है, इटवा भी बोलते हैं इसको, तो यह तानसेन की साधना स्थली रही है। आया मजा पढ़ने में? बहुत आया होगा। चलो, बेहट जन्म स्थान तो बच्चे बच्चे को पता है। मध्य प्रदेश में जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी से भी पूछ लो आंख पर पट्टी बांध करके यार इनका जन्म स्थान कौन सा है, तो बेहट हर कोई बता देगा। पर कभी ये तुम पूछ लो कि भैया साधना स्थली कहाँ है, तो फिर सब कहेंगे कि विकिपीडिया करते हैं और गूगल से पूछते हैं। तो गूगल कोई तुम्हारी मदद करेगा नहीं, इतनी डिटेल तुमको बताएगा नहीं। तो गूगल पे ज्यादा विकिपीडिया मत करा करो, वहां पर कुछ गलत जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से 1 नंबर का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है प्रतियोगिता की परीक्षाओं में, यानी कि एमपीपीएससी में। तो ये हो गई साधना स्थली। अब जब साधना स्थली हो गई है, आप साधना करने के लिए गए हैं, रत रहे हैं साधना में, तो आपके गुरु उनके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है तानसेन जी के। तो तानसेन के जो प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं, आपके कॉपी किताब का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है। जो डिटेल है, जो अनुसंधान में है, वो चलता है और ये माना भी गया है, यूपीएससी तक माना गया है। तो आप तो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो ये मानना पड़ेगा। तानसेन के जो गुरु है, प्रथम गुरु है, स्वामी हरिदास है। क्या याद रखोगे? स्वामी हरिदास इनके प्रथम गुरु है, ये जरूर याद रखे। इसके बाद आते हैं आपके गोविंद स्वामी जी व फकीर मोहम्मद गौस साहब से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। आप प्रश्न ये भी बनता है कि तानसेन सर्वप्रथम किसके दरबार में थे? आप कहेंगे कि बघेल शासक राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन वहां पर थे। ये गलत है।
सर्वप्रथम अगर आप देखें तो तानसेन जो थे दोस्तों वह कहीं और नहीं थे, शेरशाह के पुत्र जो थे दौलत खान के दरबार में थे। यानी कि सबसे प्रथम में इनको जो आश्रय प्रदान किया वो दौलत खान ने किया। यानी कि इसके किसके दरबारी संगीतज्ञ हुए थे, तो आप बताएंगे यहाँ पर दौलत खान जो कि शेरशाह सूरी के पुत्र थे, उनके आश्रय में रहा। इसके बाद तानसेन जो थे रीवा के दरबार में गए। जब रीवा के दरबार में गए तो रामतनु मिश्र पांडे का नाम वहां पर बघेल राजवंशीय शासक रामचंद्र जी ने इनका नाम परिवर्तित कर इनको एक उपाधि प्रदान कर दी, तानसेन। अर्थात तानसेन जो नाम दिया गया है वो बघेल शासकों के द्वारा दिया गया है, और बघेल शासकों में अगर आप देखें तो रामचंद्र बघेल ने ये नामकरण किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप आगे का जो सफर शुरू होता है तानसेन का, वह अकबर के दरबार की ओर शुरू हो जाता है। जी हाँ, अपने मित्र रामचंद्र के यहाँ जब इस तरह के संगीतज्ञ को देख और उनकी ख्याति और विख्याति को सुन अकबर से रहा नहीं गया, और उन्होंने अपने एक जो जलाल खान कोची था उसको तुरंत रामचंद्र के दरबार बांधवगढ़ के लिए रवाना कर दिया और कहा कि सम्मान के साथ तानसेन को आप फतेहपुर सिकरी यानी कि लेकर आए, आगरा में लेकर आए। तो तानसेन को बड़े सम्मान के साथ बांधवगढ़ से विदा किया गया, और इस विदाई में या कहें कि रामचंद्र को तानसेन के बदले में क्या मिला, या रीवा रियासत को क्या मिला जो वर्तमान में भी है, तो इनको क्या मिला है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने मित्र को भी नाराज नहीं किया, उदास नहीं किया। तानसेन के बदले में रामचंद्र को एक तोप भेंट की गई। ये तोप आज भी अभी भी रीवा रियासत की शान है, उनके राजमहल की शोभा बनी हुई है, आज भी व्यवस्थित सुव्यवस्थित ये रखी गई है। तो तोप के बदले में, क्योंकि उस समय तोप का बड़ा महत्व हुआ करता था, ओके, तो इस तरह से तानसेन का सफर शुरू होता है। अब अकबर के दरबार से आप अकबर के दरबार में चल दिए और वहां जाकर आपने एक से बढ़कर एक संगीत उनकी तान को छेड़ दिया। आपकी इस तान ने अपितु विश्व को नहीं पूरे जीव जंतु को भी अपनी ओर आकर्षित किया। आप मानव तक ही नहीं सीमित थे, आप जीव जंतु तक भी पहुंचे हुए थे। तानसेन को अगर हम देखें या विशेष सिद्धि किसमें प्राप्त थी, तो आप कहेंगे कि सर दीप राग में। मैं कहूंगा दीप राग नहीं बेटा, भैरव राग में इनको विशेष सिद्धि प्राप्त थी। यहाँ पर सिद्धि प्राप्ति की बात हो रही है। इसके अलावा दीप राग को गाने वाले एक विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तान छेड़ते ही जो दीप है वह प्रज्वलित हो उठते थे। और ऐसा ही एक वाक्य भी हुआ 1589 का, जब अकबर ने कहा कि आप दीप राग गाकर सुनाइए। दीप राग गाते 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 तानसेन का शरीर तपन से इतना तप गया कि उनकी जो बच्ची थी, बिटिया थी, जो वर्षा राग गाने वाली थी, वह अपनी सहेली की बातों में इतनी व्यस्त हो गई कि वह उस दीप राग को शांत नहीं कर पाई, अर्थात मेघ राग नहीं गा पाई और भूल गई। और इसी भूल का परिणाम यह हुआ कि जब तानसेन शरीर से तप गए तो 4 दिनों के बाद तानसेन की मृत्यु हो गई। तानसेन को दोस्तों भारतीय इतिहास में संस्कृत में नाद सिद्ध के नाम से जाना जाता है। यह इनकी एक बेसिक जानकारी है। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, जल्दी से इसको लगा दिया जाए। चलिए, तो तानसेन के बारे में इतना डिटेल और मिलेगी आपको पढ़ने के लिए। आप चर्चा करते हैं उस्ताद हफीज अली खान साहब की। उस्ताद हफीज अली खान ग्वालियर घराने से संबंधित है और यह प्रसिद्ध सरोद वादक है। उस्ताद हफीज अली खान का जन्म 1888 में ग्वालियर में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, ये जरूर याद रखिए नाम आप बिल्कुल, ठीक है। और संगीत गायन में अगर हम इनकी चर्चा करें तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? ध्रुपद ख्याल और डुमरी या टुमरी या टुमरी गायन के नाम से ये जाने जाते हैं। बंगस घराने से संबंधित थे आप, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। याद रखिएगा कि कौन से संगीत गायक बंगस घराने से संबंधित थे।
जो अफगानिस्तान के से रीवा के दरबार में गए सबसे पहले, और वहां से फिर आप ग्वालियर आ गए। पंडित शंकर राव, ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार पंडित शंकर राव जी का जन्म 1863 को ग्वालियर में हुआ। इन्होंने बालकृष्ण बुआ, उस्ताद निसार हुसैन खान और देवजी कुमार से टप्पना शैली तथा ख्याल शैली में निपुणता प्राप्त की। तो पंडित शंकर राव जी का जो संबंध रहा है वो कहां से रहा है? ग्वालियर से रहा है। अभी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि कौन से सिंधिया राजा ने संगीत घराने को संरक्षण प्रदान किया, तो मैं आपको बता दूं कि दौलत राव सिंधिया जो थे उन्होंने संगीत घराने को संरक्षण प्रदान किया। दौलत राव सिंधिया ने बड़े मोहम्मद खान की गायकी से प्रभावित होकर, यहाँ पर बड़े मोहम्मद खान के बारे में मैं आपको समझाऊंगा आगे, उनकी गायकी से दोस्तों प्रभावित होकर उनको दरबार गायक का सम्मान प्रदान किया था। कौन सा? दरबार गायक का सम्मान प्रदान किया था। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा इनके बारे में। इसके अलावा हम और भी ऐसे संगीतकारों की चर्चा करेंगे जो ग्वालियर से संबंधित है, जिनके बारे में आपको कहीं और पढ़ने को नहीं मिलता है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। पंडित शंकर राव, अब कौन थे पंडित शंकर राव? इनके बारे में भी आइए समझ लेते हैं। देखिए पंडित शंकर राव जो थे वह पंडित कृष्णराव शंकर राव के पुत्र थे, माफ कीजिएगा। ग्वालियर संगीत घराने के श्रेष्ठ संगीतकार थे आप, और इनका जन्म जो है 26 जुलाई 1893 को ग्वालियर में हुआ था। संगीत की अगर हम बात करें तो सार सरगम, संगीत प्रवेश, जल तरंग वादन, संगीत अपाप, संचारी आदि इनकी महत्वपूर्ण संगीत की ये रचनाएं हैं। इनके बारे में अगर कहें तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र की जो सतारा था वहां के संगीत के शिक्षक रहे, महाराष्ट्र सतारा के दरबार में। इसके बाद इनसे प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने भी रिक्वेस्ट की कि पंडित कृष्ण राव जी आपकी कुछ संगीत की जो रचनाएं हैं हमें भी सुनाकर बताइए। तो 1919 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इनका संगीत सुना था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा 1973 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। राजा भैया पूछ वाले, अब राजा भैया पूछ वालों को बहुत से राजा भैया मूछ वालों के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी इसलिए ये नाम उनको दे दिया गया हो, या फिर लोगों के अंदर ये प्रचलित हो गया। पर सत्यता और वास्तविकता तो यह है दोस्तों कि पूछ वाला एक सरनेम हुआ करती थी। देखिए क्या प्रसिद्ध सितार वादक राजा भैया पूछ वालों का जो जन्म है वह 12 अगस्त 1882 को ग्वालियर में हुआ था। अब इनका बचपन का नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? अगर यह प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इसका सटीक उत्तर आपने दे देना चाहिए। बालकृष्ण आनंदराव अपटेकर इनका वास्तविक नाम था। क्या याद रखोगे? बालकृष्ण आनंदराव अपटेकर राजा भैया पूछ वाले जी का वास्तविक नाम था। अब इनकी थोड़ी और डिटेल्स प्राप्त कर लेते हैं। ये ध्रुपद, धमार गायकी, डमरी, तरंगिनी और संगीतों पालना के विशेषज्ञ थे। और इसके अलावा माधव संगीत जो विद्यालय है ग्वालियर का, जो कि प्रदेश की सबसे पुरानी संगीत संस्था है, वहां पर ये टीचर भी रहे हैं। अब मैंने कहा कि हम अन्य लोगों में और भी चर्चा करेंगे, तो अन्य में आप देखेंगे यहाँ पर संगीत घराने की आप चर्चा करते हैं। विजय राजे सिंधिया जी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ग्वालियर संगीत घराने की अगर हम चर्चा करें तो वासुदेव बुआ जोशी, जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा अभी तक। अब इनका संबंध भी कहां से? ग्वालियर से है। ये हस्सू खान के प्रमुख शिष्य थे, और वैसे तो इनका जन्म महाराष्ट्र में नावगांव में हुआ था, पर ये ग्वालियर आ गए और ग्वालियर आकर इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की और फिर यहीं से वो जाने गए। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देवजी बुआ परांजपे का जन्म और उनका जो संगीत का संबंध है वह भी ग्वालियर से रहा है। देवजी बुआ मूल
नाम की अगर हम बात कर ले तो रामकृष्ण देव इनका नाम था। ये धार के रहने वाले थे। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता है कहाँ के थे, ये धार के थे और ग्वालियर में रहकर इन्होंने ध्रुपद व ख्याल गायन की शिक्षा प्राप्त की। तो इनके बारे में इतना ही याद रखें। इसके अलावा बाबा दीक्षित जी की अगर हम बात कर लें कि बाबा दीक्षित भी हस्सू खान के शिष्य थे और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर से आए थे और यहां आकर ये शिफ्ट हो गए। तो संगीत की शिक्षा कहां प्राप्त की इन्होंने? ग्वालियर में। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों कि ग्वालियर का संगीत घराना जो है वह भारतीय इतिहास का सबसे समृद्ध संगीत घराना है और यहां से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा बन्ने खान जो है उनका संबंध भी ग्वालियर से रहा। गुले ईमान खान नाम पहली बार सुन रहे होंगे आप, ये सारे के सारे। छोटे मोहम्मद खान, हिम्मत खान, इनायन हुसैन खान, ये सभी के सभी जो है ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। तो इनकी सबकी भरपूर डिटेल जो है वह आपको 1 फरवरी से मिलने लगेगी। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। आप चर्चा करते हैं विजयाराजे सिंधिया जी की। देखिए दोस्तों, हाल ही में इन्हीं के नाम से 100 रुपए का सिक्का प्रचलित किया गया है या छापा गया है और जारी किया गया कहेंगे हम। ठीक है, विजयाराजे सिंधिया जी के बारे में हम समझे यहाँ पर। तो राजमाता के नाम से विख्यात है, जबकि लोक माता के नाम से किसको जाना जाता है? देवी अहिल्याबाई को। तो राजमाता और लोक माता में आप जरूर समझ लीजिएगा। 12 अक्टूबर 1919 को सागर जिले में ठाकुर महेंद्र सिंह जो कि नेपाल के राणा थे, ये कमिश्नर थे, इनके घर पे इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम लेखा देवी शरी था और ये नेपाल की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मैट्रिक को पास किया था। मैट्रिक पास करने वाली प्रथम नेपाली महिला मानी जाती है विजयाराजे सिंधिया जी। इनका विवाह ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया जी के साथ हुआ और प्रथम बार आपने 1957 में गुना लोकसभा से अब चुनी गई और 25 जनवरी 2001 को आपका निधन हो गया। तो ये इनके बारे में इतना, बस इतना याद रखिएगा। चलिए आप आगे हम चर्चा करते हैं जावेद अख्तर जी की। प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों के गीतकार, कवि और पटकथा लेखक यानी कि फिल्मों के स्टोरी लिखने वाले जावेद अख्तर जी का जन्म 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में हुआ था। शबाना आजमी जो है वह इनकी पत्नी है। फिल्म जगत में फरहान अख्तर और जोया अख्तर इनके पुत्र पुत्री है, जिनके बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। जावेद अख्तर ने वर्ष 1971 में दोस्तों एक मूवी जो थी अंदाज, है ना, और हाथी मेरे साथी फिल्म की पटकथा के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 1993 में इनको पद्मश्री पुरस्कार, ये जरूर याद रखें। इसके अलावा 2007 में आपको पद्म भूषण पुरस्कार, 2004 और 2005 में आपको किशोर कुमार सम्मान से नवाजा गया है। तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं जावेद अख्तर जी। ममता शर्मा, बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा जी का जन्म ग्वालियर में हुआ। इनके जो संगीत थे या इनका जो सॉन्ग था मुन्नी बदनाम हुई और फेविको से जिया, अनारकली, चली रे चलिए डिस्को चलिए, आपने खूब सुना होगा। थिरके भी होंगे इस गाने पर, वैसे सभी गानों पे सब थिरके होंगे। तो ऐसे गाने गाए ममता शर्मा जी ने कि सबको नचा दिया। खैर नाचना एक अलग बात हो गई है, पर तुम तो इतना याद रखना, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अनारकली डिस्को चली की गायिका ममता शर्मा जी का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से रहा है या कौन से जिले से वह आती है, संबंधित है, शहर भी पूछ सकते हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं ग्वालियर। आगे चर्चा करेंगे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रधर्म, पंचजन्य और वीर अर्जुन पत्र पत्रिका के संपादन के साथ शुरुआत की। प्रारंभिक शिक्षा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ग्वालियर में हुई। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में, जो विक्टोरिया कॉलेज अब लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दयानंद एंग्लो
वैदिक कॉलेज कानपुर से अपने एजुकेशन प्राप्त किया और राजनीतिक विज्ञान में अपने एमए किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन में अपना भाषण दिया था। ये मध्य भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिया था। इनकी रचनाओं की अगर हम चर्चा करें आगे, रचनाएं मुझे बतानी पड़ेगी आपको। चलिए सिंपल है, ये मुख जबानी आपको याद होना चाहिए। इनकी जो रचनाएं हैं, मेरी इक्यावन कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछी गई है। मेरी इक्यावन कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो रचना है वो बार बार पूछी गई है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी की ना दैत्य ना पलायन, मृत्यु और हत्या, अमर बलिदान, कैदी कबीराई की कुंडलियां, संसद में 3 शतक, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये मुख्य जबानी आप याद रख लीजिएगा। अब मैं सारी रचना इसलिए आपको बता रहा हूं, ये तय नहीं है कि कौन सी रचना आपको पूछी जा सकती है। इनमें से सभी रचनाओं को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी को याद रख लीजिए। चलिए, आप पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित है 92 में, 94 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित है। इसके अलावा श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिल चुका है। 11 बार आप लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, ये फैक्ट आप जरूर याद रखें। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, ठीक है दोस्तों, 1983 में इसकी स्थापना संसदीय समिति की अनुशंसा पर की गई थी नई दिल्ली में। बाद में नई दिल्ली से इसको हस्तांतरित कर 92 में ग्वालियर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जरूर याद रखिए कि इस तरह का कहां पर है, तो ग्वालियर में है। तो ये थे ग्वालियर जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट जिसके बारे में आपने जाना, समझा और पढ़ा। ऐसे और भी बहुत सारे फैक्ट हैं ग्वालियर के जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए कुछ फैक्टों की ओर चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन जो पवैया है, नाग वंश शासक जो रहे हैं, उनकी राजधानी हुआ करता था। तो यहाँ पर नाग शासकों के आकृतियां प्राप्त हुई है, मूर्तियां प्राप्त हुई है जो ग्वालियर संग्रहालय में सुरक्षित है। और ये पवैया जो प्राचीन पवैया जो है ग्वालियर का, ये कौन सी नदियों के संगम पर है? अगर ऐसा प्रश्न आए आप लोगों से तो ये सिंध और पारा मीन्स पार्वती नदी के संगम पर ये स्थित है। तो ये इतना जरूर याद रख लीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा भवभूति के नाटक यहाँ पर खेले जाते थे और भवभूति के मालती माधव के 90वें अंक में इसका हमें विवरण प्राप्त होता है। तो ये थे ग्वालियर जिले के कुछ फैक्ट। इसके अलावा खेल कूद में भी ग्वालियर बड़ा आगे है। और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम ग्वालियर जिले के बाद में पढ़ेंगे जब डिटेल वाली क्लासेस आपको मिलने लगेगी। एक चीज और है जिसके बारे में और बता देता हूं यहां पर दोस्तों, 1899 में लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय था भारत का, वह महाराजा माधवराव सिंधिया के साथ शिकार अभियान के लिए माधव नेशनल पार्क आया था और इसने यहाँ पर टाइगर हंट किया था, यानी कि शेर का शिकार किया था। तो ये भी प्रश्न हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी मिलते हैं एक मध्य प्रदेश के नए जिले के साथ और वहां के नए इतिहास के साथ और पुराने इतिहास के साथ। नया इतिहास जो कि करंट अफेयर कहलाता है, जो बार बार अपडेट होते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।